हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट से डरते हैं और बोलते हैं कि हम क्यों करें इन्वेस्टमेंट, क्या मिलेगा हमें इन्वेस्टमेंट करके। वही बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट, वो भी इस थोड़ा बहुत प्रॉफिट के चक्कर में हमें इतना ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। पूरा ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई डूब सकता है इस थोड़ा बहुत प्रॉफिट के चक्कर में। और इसी तरह लोग दूर भाग जाते हैं इन्वेस्टमेंट से। मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट बोले तो सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। शेयर मार्केट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि आपके पैसे को 2 से 3 गुना या इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, आपने ठीक सुना, 2 से 3 गुना या फिर इससे भी ज़्यादा। सोचो अगर रिटायरमेंट के समय आपके पैसे 2 से 3 गुना हो जाए तो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त था, एक का नाम रमेश, दूसरे का नाम सुरेश। दोनों ने एक साथ पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी ज्वाइन किया। मान लेते हैं कि दोनों का सैलरी सेम है, महीने का 30,000। इंक्रीमेंट भी दोनों को सेम मिलता है, हर साल 10%। दोनों का मंथली एक्सपेंस जैसे कि घर का खर्चा, घर का किराया, बच्चों का पढ़ाई, जितने टाइप का भी खर्चा होता है ना, सब मिला के होता है 20,000 पर मंथ। आप सबको पता है कि हर साल सामान का रेट देश के इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता रहता है। इंडिया की इन्फ्लेशन रेट अप्रोक्सीमेटली 6% 7% रहता है। इसीलिए मान के चलते हैं कि दोनों दोस्त का एक्सपेंस हर साल 6% करके बढ़ता है। और मान लेते हैं कि अभी दोनों का उम्र 30 साल है और दोनों ने 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने की सोचा है। इसके मतलब दोनों के पास अभी कितने साल बचा पैसा कमाने के लिए? 20 साल। चलिए अभी देखते हैं 20 साल बाद यानी रिटायरमेंट के समय दोनों के पास कितना पैसा रहेगा। पहले देखते हैं रमेश का केस, जिसका सोच आप लोगों के जैसा है। क्यों करे इन्वेस्टमेंट? उसने बैंक में भी पैसा नहीं रखा, क्योंकि उसको पता था कि बैंक में अगर कोई 20 लाख रुपया रखता है और वो बैंक किसी वजह से डूब जाता है तो आपको आपकी 20 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपया ही वापस मिलेगा। इसीलिए रमेश ने पूरा पैसा कैश जमाया। अब कैलकुलेट करते हैं रिटायरमेंट के समय रमेश के पास कितना पैसा जमा होगा। रमेश का महीने का इनकम कितना बताया था? 30,000। यानी सालाना कितना हो रहा है? 30,000 इंटू 12, 3,60,000। महीने का खर्चा कितना है? 20,000। यानी साल का टोटल खर्चा कितना है? 20,000 इंटू 12, 2,40,000। महीने में बचत कितना हो रहा है? इनकम 30,000 माइनस खर्चा 20,000 इक्वल टू बचत 10,000। महीने में 10,000 बचत हो रहा है, यानी साल का कितना बचत हो रहा है? 10,000 इंटू 12, यानी 1,20,000 रुपया। ये हो गया पहला साल। दूसरे साल में इंक्रीमेंट 10% मिला है तो इनकम 10% बढ़ जाएगा। 10% बढ़ के हो जाएगा 3.96 लाख। एक्सपेंस भी 6% बढ़ रहा है तो एक्सपेंस बढ़ के हो जाएगा 2,54,400 रुपया। तो बचत कितना होगा? 3.96 लाख माइनस 2,54,400 इक्वल टू 1,41,600 रुपये। ये हो गया दूसरे साल का। तीसरे साल का फिर 10% इंक्रीमेंट मिला तो इनकम भी 10% बढ़ जाएगा, एक्सपेंस भी 6% बढ़ जाएगा। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा उस साल का। तो ऐसे ही करते करते 20 साल तक चलता रहेगा और 20 साल बाद टोटल कितना पैसा कैश रहेगा रमेश के पास? अप्रोक्सीमेटली 1.17 करोड़। और 20 साल बाद इनकम तो बंद हो गया, इनकम जीरो हो गया क्योंकि आपने तो रिटायरमेंट ले लिए। लेकिन आपका खर्चा नहीं रुकेगा, खर्चा कंटिन्यूअस चलता रहेगा और हर साल 6% तो मान के चल रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही होता रहेगा। फिर भी हम लोग मान रहे हैं 6% भी बढ़ेगा ना हर साल, तो भी आपको 20 साल बाद जितना पैसा कैश रहेगा उस पैसे से आप 9 से 10 साल ही चला सकते हैं अपने फैमिली को। वो भी उसमें रिटायरमेंट के बाद अगर आपने सोचे थे कोई घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे या फिर कोई ट्रिप, ये सब छोड़ के
अगर ये सब भी ऐड करेंगे तो 9-10 साल भी नहीं चलेगा, उससे पहले ही आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं सुरेश का केस। सुरेश का सोच रमेश की तरह नहीं था, इसीलिए सुरेश ने वेरी लो रिस्क पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। अब कैलकुलेट करते हैं 20 साल बाद यानी रिटायरमेंट के समय सुरेश के पास कितना पैसा जमा होगा। सुरेश का इनकम रमेश की तरह ही है, सेम टू सेम 30,000 पर मंथ, और एक्सपेंस भी सेम है 20,000 पर मंथ, इसीलिए बचत भी सेम ही है। हर महीना 10,000 बचत है, यानी साल का 1,20,000। सुरेश ने क्या किया, ये 1,20,000 अपने पास कैश नहीं रखा। उसने क्या किया, 1,20,000 को इन्वेस्ट किया, 10% इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपये को 20 साल के लिए। तो 20 साल बाद ये पैसा अप्रोक्सीमेट 8 लाख पे पहुंच गया। अगले साल 10% इंक्रीमेंट मिला सैलरी में, तो सैलरी हो गया 3.96 लाख। एक्सपेंस भी 6% बढ़ गया, 2,54,400 रुपया हो गया। तो कैश भी वही रमेश की तरह ही बचा है, 1,41,600, लेकिन ये भी पैसा इन्वेस्ट किया फिर 10% पर एनम के हिसाब से, लेकिन 19 साल के लिए, क्योंकि दूसरे साल है ये, इसलिए 19 साल के लिए इन्वेस्ट किया। और ऐसे ही हर साल का पैसा इन्वेस्ट करता रहा, जितना साल बढ़ता रहा 10% एनम में इन्वेस्ट तो करता रहा, लेकिन कम साल के लिए इन्वेस्ट किया। ऐसे ही आप देखते रहेंगे एकदम 20 साल, लास्ट ईयर आप देखेंगे तो कैश बचेगा अप्रोक्सीमेटली, सारा महीने का साल का पूरा खर्चा होने के बाद सुरेश के पास कैश बचेगा अप्रोक्सीमेटली 14 लाख रुपया। और वो 14 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया 10% पर एनम के इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से ही, लेकिन 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ना कि 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया। इसीलिए 14 लाख रुपया सिर्फ 16 लाख रुपया ही बना, मतलब 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा बना। अब जबकि पहले साल देखोगे 1,20,000 बचा था सुरेश के पास कैश, वो 1,20,000 को इन्वेस्ट किया, उससे उनको मिला 8 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वो 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। अब 20 साल बाद सुरेश के पास कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली टोटल 2.5 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली सुरेश के पास मिल जाएगा। आप लोगों ने अभी देखा, दोनों ने एक साथ नौकरी ज्वाइन किया, एक साथ रिटायरमेंट लिया, दोनों का एक्सपेंस भी सेम है, इनकम भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया होता रमेश ने तो उसका भी पैसा इतना बढ़ जाता। अभी आप लोगों ने देखा कि रमेश और सुरेश दोनों ने एक साथ अपना करियर शुरू किया और एक साथ रिटायरमेंट लिया। दोनों का इनकम और एक्सपेंस सेम होने के बावजूद रिटायरमेंट के समय सुरेश के पास रमेश से डबल पैसा था। अभी आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि सुरेश को ज़्यादा पैसा मिला सही है, लेकिन सुरेश का पूरा पैसा डूब भी सकता था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिस्क भी लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सुरेश ने अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लिया होता, उसका पैसा रमेश के पैसों से डबल नहीं 8 से 10 गुना होता। और इस 10% रिटर्न के लिए आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट के बगैर ही आपको मिल जाएगा वेरी लो रिस्क में। अगले वीडियो में हम जानेंगे रिस्कोमीटर के बारे में, और इस रिस्कोमीटर की कौन सी कैटेगरी में कौन सा इन्वेस्टमेंट आता है वो जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।